फातिमा बेटी, जद ना करो, अब रात को तुम मायू के जूड़े में पार्लर जाओगी सो अच्छी बुरी चीजें होती हैं। बेटा, रात के वक्त मायू में बैठ के लड़की घर से बाहर नहीं निकलती। उम्मी कब से मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि मेहंदी लगवानी है तो इसी पार्लर से जिसकी मेहंदी के डिजाइन शहर भर में मशहूर थे। मैं कुछ नहीं जानती उम्मी, बस मुझे वहीं पर मेहंदी लगवानी है। मैं पहले ही इससे बात कर चुकी हूँ। नोमी मुझे छोड़कर आ जाएगा और 2 घंटे के बाद वापस लेने भी आएगा। मेरी जिद के आगे आखिरकार उम्मी ने घुटने टेक दिए। अब मैंने अपने काले रंग की चादर ओढ़ और मायू के पीले जूड़े में खुशी खुशी पार्लर जाने लगी। पार्लर आधे घंटे की मुसाफत पर था। नोमी के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी तो घर में आए मेहमान मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे कि रात के 9 बजे ये लड़की कहाँ जा रही है। उम्मी मेरी वजह से बड़ी शर्मिंदा हो रही थी। सबसे कहने लगी बस उसे शौक है पार्लर से मेहंदी लगवाने का, पता तो है आजकल की लड़कियां। मुझे अपने रिश्तेदारों की जरा भी परवाह नहीं थी, इसलिए बड़े आराम से नोमी के पीछे बाइक पर बैठकर पार्लर चली गई। मुसलसल 2-2.5 घंटों की मेहनत के बाद मेरे हाथ पांव पर मेहंदी लग चुकी थी और वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि मेरे नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी आंखों में बहुत से ख्वाब थे। मैं सोच रही थी कि जब मेरा शौहर मेरे खूबसूरत हाथों को देखेगा, वो भी मेहंदी से सजे हुए, तो वो कितनी तारीफें करेगा। मेरी आंखें अभी से इस रात के ख्वाब से जा रही थी जो हर लड़की की जिंदगी में एक बार जरूर आती है। फिर जैसे ही मेहंदी मुकम्मल हुई, मैंने नोमी को पार्लर बुलवा लिया। बड़ी एहतियात से मैं उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता हुआ, अचानक ही मोटरसाइकिल एक खौफनाक आवाज के साथ बंद हो गई। मैंने परेशानी से वक्त देखा, रात के 12 बज रहे थे और इस वीरान जगह पर किसी का नाम व निशान भी नहीं था। नोमी परेशानी से मोटरसाइकिल को चेक कर रहा था कि आखिर क्या मसला हुआ है। ये मोटरसाइकिल अब्बू ने अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही खरीदी थी। नई गाड़ी खराब होने का इम्कान भी नहीं था। मैं मेहंदी से सजे हाथ लिए एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। ये जाने बगैर के आने वाली जिंदगी मेरे लिए क्या तूफान लाने वाली है। जब थोड़ी देर बाद मेरे साथ वो हुआ जिस का मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके के घराने से था। मैं इस मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी जहां पर माएँ बचपन से ही लड़कियों का जहेज जमा करना शुरू कर देती हैं। और फिर मैं तो सबसे बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और 2 भाई और भी थे। मैं इस वक्त 21 साल की थी और मुझसे छोटा नमन जो 20 साल का हो चुका था। अबू और नमन की कपड़े की एक दुकान थी और उसी से हमारे घर का अच्छा गुजारा हो जाता। अबू और नमन कपड़े की दुकान को संभालते, बल्कि जो भी किट पेस वगैरह होते ही उम्मी भी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सिलाई कर देती और वो भी दुकान पर बिक जाया करते। यूं हमारे घर का गुजारा अच्छे से हो रहा था। हमारे खानदान में रिवाज था कि लड़की के 18 साल के होते इसकी शादी कर दी जाए। अब मैं 21 साल की हो गई। मैंने इंटर तक तालीम भी हासिल कर ली थी। घर में बच्चों को ट्यूशन और उम्मी से सिलाई वगैरह सीख रहे थी। तभी मेरे लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आया। लड़का एक ऑफिस में नौकरी करता था, बहुत पढ़ा लिखा और खूबसूरत था। अल्लाह ने मुझे भी खूबसूरती जैसी दौलत से नवाजा था। झटपट उन लोगों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी सेरंगेज आंखें और गोरी रंगत मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। यही वजह थी कि उम्मी का इरादा था कि मेरी शादी हो और वो 6 महीने बाद करेंगी, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि हम कब से रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें बेटे के जोड़ की कोई लड़की नहीं मिल रही। इसलिए उनकी नजर करम मुझ पर ठहरी और मैं एक अच्छे घराने में रुखसत होकर जाने वाली थी। उम्मी बार बार अबू से कहती कि मेरी बेटी फातिमा का नसीब बहुत अच्छा है। देखो, जैसे ही हमने दिल की आरजू की कि हमारी बेटी का कोई अच्छा रिश्ता है, फौरन ही अल्लाह ने इसके लिए अच्छा रिश्ता भेज दिया। वो बार बार कहती कि हसद करने वालों की नजरें इंसान की खुशियों को खा जाती हैं। खुदा करे कि मेरी बेटी के नसीब की खुशियों को नजर ना लगे। मैं उनकी बातों पर मुस्कुराती रहती। उम्मी ने बचपन से ही मेरा जहेज जमा करना शुरू कर दिया था, इसलिए बस फर्नीचर और बर्तन वगैरह ही कहते, साथ ही कपड़े भी जो मैं खुद खरीद कर लाई थी। हमारे खानदान में रिवाज था कि लड़की की शादी की तारीख पकी होने के बाद, वैसे तो मैंने जिंदगी में अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को दिल में ही दबा लिया था। कभी भी मैं घर के हालात को नजरअंदाज करके अपनी खुशियां पूरी नहीं करती थी, लेकिन मैंने उम्मी से पहले ही कह रखा था कि मैं इस पार्लर से मेहंदी लगवाएगी जो शहर भर में मशहूर है। उम्मी मुझे मना कर रही थी कि माहियों के बाद लड़की घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं भी जिद करके पार्लर चली आई। अब बीच रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से मैं अपने छोटे भाई को परेशानी से देख रही थी। तभी मुझे इस दरख्त के ऊपर कोई शख्स
बैठा दिखाई दिया। इसने काले रंग का लिबास पहन रखा था, लेकिन दरख्त की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। मैं जैसे ही गर्दन उठाकर देखने लगी, वहां पर कोई काला साया बाकायदा मुझे हिलता हुआ नजर आया। मैं जर्रा अपने भाई के नजदीक आकर खड़ी हुई और बार बार उससे कहने लगी, मुझे डर लग रहे, जल्दी मोटरसाइकिल ठीक करो। वो भी कुछ घबराई हुआ था। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अब्बू को कॉल करने लगा, लेकिन ये देखकर उसके होश उठ गया है कि इस जगह पर सिग्नल का नामो निशान भी नहीं था। मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मैं इस वक्त मेहंदी की खुशबू लिए और मायू के जूले में मलबूस किसी भी मखलूक जो कि गैर फितरी होती है, इसे दावत देने के लिए तैयार थी। मुझे हद से ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। बस नहीं चल रहा था कि मैं पैदल ही घर चली जाती, इसलिए बार बार नोमी का कंधा पकड़कर कहती कि जल्दी चलो यहाँ से, मुझे घबराहट हो रही है। मेरे हाथ पाँव में सुनसुनाहट सी हो रही थी। मेरा ध्यान बार बार दरख्त की जानिब खींच रहा था, जिसके ऊपर मुझे अजीब सा नजर आया। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं नौमान से कहने लगी, क्या तुम्हें भी इस पर कुछ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? ये सुनकर वो हैरान रह गया और कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, खामखा अपने दिल में वहम पैदा ना करो। अब मुझसे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था जब बाकायदे एक काला सा मुझे ऊंचाई से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। बाकायदे मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा था। मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरे पीछे ही खड़ा हो। मेरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया। अपने भारी कंधे लिए मैं नौमान को पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज हलक में घट कर रह गई। न जाने मुझे क्या हुआ था, मैं वहीं पर गिर कर बेहोश हो गई थी। शायद खौफ के मारे मेरे इस सब ने काम करना छोड़ दिया। नौमान न जाने मुझे कैसे घर लेकर आया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ी थी और मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे, जबकि उम्मी का चेहरा मेरे सामने था। उनकी आंखें रोई रोई से थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मेहमानों के सामने ये बात छुपाई है कि तुम आधे रास्ते में बेहोश हो गई थी। बहुत ही शुक्र है कि तुम्हारे अब्बू तुम दोनों को पार्लर लेने जा रहे थे। रास्ते में तुम दोनों मिले और तुम बेहोश हालत में थी। उम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया, जबकि मेरे दिल में खौफ सा बैठ चुका था। मैं उम्मी को कैसे बताती कि वहां वीरान रास्ते में मैंने कुछ खौफनाक साया देखा जो बहुत ही भयंकर था। एकदम से मैंने उम्मी के हाथ पकड़े और कहने लगी, उम्मी मुझे शादी नहीं करनी है। सुनकर उम्मी के होश उड़ गए। वो कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? कल तुम्हारी बारात है, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? फातिमा, क्यों मुझे जल करवाने के चक्कर में हो? लेकिन मेरे चेहरे पर बिल्क की जिद और आंखों में वीरानी थी। मैं मुसलसल एक जिद कर रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी। दिल चाह रहा था कि अपने हाथों पर लगी मेहंदी नविश्त कर फेंटूं। मुझे अपने हाथ खून में डूबे हुए नजर आ रहे थे। मुझे अचानक अपनी शादी के जोड़े से नफरत होने लगी। मैं उसे दूर फेंकना चाहती थी, लेकिन उम्मी मेरी हालत देखकर परेशान थी। उन्होंने जल्दी से अब्बू को बुलाया और कहने लगी, अपनी बेटी को समझाओ, ये किया अलिफा सीधी बातें कर रही है, कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं एक जिद्दी लड़की की तरह नजरें झुकाए बैठी थी, जबकि अब्बू मुझे प्यार से समझा रहे थे कि मैं ऐसी बातें न करूं। खानदान वालों के कान इसी तरह लगे होते हैं, चाहते हैं कि किसी न किसी तरह अंदर से बात लें। इसलिए अब मेरी इज्जत की रखवाली तुम्हारे सर पर है। अब्बू मुझे समझाकर चले गए। फिर पार्लर वाली एक लड़की आई। वो मुझे तैयार करने लगी, लेकिन मैं बार बार उसका हाथ झटक रही थी। वो ऐसा करने से परेशान सी हो गई, जबकि मेरे चेहरे पर गुस्से की खफ्त थी। वो घबराकर उम्मी को बुलाने ही वाली थी कि मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाते हुए कहने लगी, खबरदार, जो किसी को बुलाया तो मेरा खौफनाक लाजा। और भारी आवाज सुनकर वो वहीं पर खामोशी से बैठ गई और जल्दी जल्दी मुझे तैयार करने लगी। जैसे ही मुकम्मल तैयार हुई तो वो फौरन कमरे से निकल गई। मैंने अपने आप को आईने में देखा और हैरान रह गई। मैं बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग के जूड़े में मलबूस मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। थोड़ी देर बाद जब छोटी बहनें और उम्मी चली आईं, सब मुझे देखकर बेहद खुश हो रहे थे कि मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। जैसे ही बारात की आने का शोर हुआ, सब कमरे से बाहर चले गए और मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। न जाने क्यों मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी। मेरे जहन में गनूत की सतारी होने लगी। तभी मेरी नजर आईने पर पड़ी। मेरे मुंह से चीख निकली, क्योंकि मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। मैंने हड़बड़ाकर पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, जबकि अचानक ही कमरे में रखी मेरी कुर्सी घुसरटने की आवाज आई। फिर वो कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जैसे ही कमरे से बाहर भागने लगी, खुद ब खुद कमरे का दरवाजा बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से
बंद कर दिया हो। अब मेरे हवाजत काबू में नहीं रही। मैं जान गई थी कि इस रात के बाद ही मेरे साथ कुछ गैर फितरी मामलात हो रही। मेरा खून खुश्क हो रहा था। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं जोर से आवाज़ें लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ गिले में ही खट जाती। इससे पहले कि मैं ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो जाती, अचानक झटके से दरवाज़ा खुला। उम्मी अंदर आई। मुझे यूं फर्श पर बैठा देख कर वो हैरान रह के ही कहने लगी, फातिमा क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? वो बड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन मेरा वजूद होले होले काम रहा था। वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, बेटा बस तुम्हारा निकाह होने वाला है, इसलिए खुद को संभालो। बड़ी मुश्किल से निकाह के सारे फराइज पवाई तकमील को पहुंचे, लेकिन मैं दिल से शादी पर राजी नहीं थी। काम आसमानों में अलिफा रही थी कि मेरी होने वाला शौहर बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। मैं तो अपने ससुराल में जाकर राज करूंगी, लेकिन मेरी सारी खुशियां खाक में मिल गई। मैं जान गई थी कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। जब रुखसती का वक्त आया तो मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं टपका, जबकि मैं लाल लाल आंखों से बस उम्मा को देखती रही, जिसने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी थी। जबकि मेरी हालत देखकर उम्मा परेशान थी। मैं जानती थी कि मेरे जाने के बाद भी उन्हें यही परेशानी रहेगी कि ना जाने मैंने अपने ससुराल में क्या होगा। फिर मैं अपने ससुराल पहुंच गई। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं पत्थर की तरह सर झुकाए बैठी थी। मुझे उनकी बातों पर हंसना तक नहीं आ रहा था, जबकि मेरा शौहर बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने एक बार भी इसे नजर उठाकर नहीं देखा। फिर मेरी नंद कहने लगी, लगता है कि भाभी बहुत ज्यादा थक गई है। खबरदार, जो किसी को बुलाया तो मेरा खौफनाक लाजा और भारी आवाज सुनकर वो वहीं पर खामोशी से बैठ गई और जल्दी जल्दी मुझे तैयार करने लगी। जैसे ही मुकम्मल तैयार हुई तो वो फौरन कमरे से निकल गई। मैंने अपने आप को आईने में देखा और हैरान रह गई। मैं बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग के जोड़े में मलबूस मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। थोड़ी देर बाद जब छोटी बहनें और उम्मी चली आईं, सब मुझे देखकर बेहद खुश हो रहे थे कि मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। जैसे ही बारात की आने का शोर हुआ, सब कमरे से बाहर चले गए और मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। न जाने क्यों मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी। मेरे जहन में गनूत की सतारी होने लगी। तभी मेरी नजर आईने पर पड़ी। मेरे मुंह से चीख निकली, क्योंकि मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। मैंने हड़बड़ाकर पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, जबकि अचानक ही कमरे में रखी मेरी कुर्सी घुसरटने की आवाज आई। फिर वो कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जैसे ही कमरे से बाहर भागने लगी, खुद ब खुद कमरे का दरवाजा बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। अब मेरे हवाजत काबू में नहीं रही। मैं जान गई थी कि इस रात के बाद ही मेरे साथ कुछ गैर फितरी मामलात हो रही। मेरा खून खुश्क हो रहा था। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं जोर से आवाज़ें लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ गिले में ही खट जाती। इससे पहले कि मैं ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो जाती, अचानक झटके से दरवाज़ा खुला। उम्मी अंदर आई। मुझे यूं फर्श पर बैठा देख कर वो हैरान रह के ही कहने लगी, फातिमा क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? वो बड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन मेरा वजूद होले होले काम रहा था। वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, बेटा बस तुम्हारा निकाह होने वाला है, इसलिए खुद को संभालो। बड़ी मुश्किल से निकाह के सारे फराइज पवाई तकमील को पहुंचे, लेकिन मैं दिल से शादी पर राजी नहीं थी। काम आसमानों में अलिफा रही थी कि मेरी होने वाला शौहर बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। मैं तो अपने ससुराल में जाकर राज करूंगी, लेकिन मेरी सारी खुशियां खाक में मिल गई। मैं जान गई थी कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। जब रुखसती का वक्त आया तो मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं टपका, जबकि मैं लाल लाल आंखों से बस उम्मा को देखती रही, जिसने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी थी। जबकि मेरी हालत देखकर उम्मा परेशान थी। मैं जानती थी कि मेरे जाने के बाद भी उन्हें यही परेशानी रहेगी कि ना जाने मैंने अपने ससुराल में क्या होगा। फिर मैं अपने ससुराल पहुंच गई। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं पत्थर की तरह सर झुकाए बैठी थी। मुझे उनकी बातों पर हंसना तक नहीं आ रहा था, जबकि मेरा शौहर बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने एक बार भी इसे नजर उठाकर नहीं देखा। फिर मेरी नंद कहने लगी, लगता है कि भाभी बहुत ज्यादा थक गई है, हमें लगता है कि अब उन्हें आराम कर देना चाहिए। उसने मुझे उठाकर कमरे में बिठाया, लेकिन कमरे में चंबली और गुलाब के फूलों की ऐसी सजावट की गई थी कि उसकी खुशबू मेरे दिमाग को बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। जैसे ही वो मुझे बिठाकर कमरे से बाहर गई, मैंने सारे फूल नोचने शुरू कर दिए और सारे फूल उतार कर फेंक दिए। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला। मैं अपने सारे जेवरात उतार कर फेंक चुकी थी और बस बार बार अपने मेहंदी वाले हाथ को ही देखे जा रही थी। मेरा शौहर कमरे की हालत देखकर परेशान हो गया। वो
हैरत से मेरे सामने बैठा मैं उछल हुई हालत में यूं सलकाई बैठी थी जैसे मुझसे कोई संगीन जुर्म हो गया। फिर वो कहने लगा कि आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैंने एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। वो 2 कदम डर कर पीछे हुआ। मेरी आंखें बिल्कुल लाल सरक हो रही थी। फिर मैं बिहारी आवाज में कहने लगी, मुझे नींद आ रही है। ये कहते ही मैं इसी दुल्हन के झूले में करवट बदल कर सो गई, जबकि वो पूरी रात परेशान सा बैठा रहा। हालांकि मैं सो भी नहीं रही थी, बस सोने की अद्धाकारी कर रही थी। जैसे ही मैंने करवट बदल कर देखा वो कमरे से बाहर चला गया। अब मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। ये मेहंदी मेरे नाम की है। सिर्फ अचानक ही मेरे कानों में खौफनाक सरगोशी खोनिजी। मैंने सटपटाकर सर उठाया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे पास कोई बैठा था, कोई एक अजनबी शख्स की तरह मालूम होता। मैं 2 कदम पीछे हुई और खुबरा कर कहने लगी, कौन हो तुम और मेरे पास कैसे आए। उसने अपनी खौफनाक निगाहों से मुझे देखा और कहने लगा, मैं वही हो जिसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो। तुमने ही मुझे अपने पास बुलाया है। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हरारत थी कि मैंने कब इस अजनबी को अपने पास बुलाया। मैं चीख कर किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन अभी अभी तो मेरा शौहर नाराज होकर बाहर गया था, क्योंकि मैंने कमरे की यह हालत कर दी थी। मैं दोनों घुटनों में मुँह छुपा कर रो रही थी। सुबह सुबह तक मैं रोती रही, यहाँ तक कि रू रू कर मेरी आंखें सोच गई। सुबह मेरा शौहर ही कमरे में आया था। मुझे यूं रोता देखकर वो हैरान रह गया। फिर मेरे सामने बैठकर कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा कि रात को क्या हुआ है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहती, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, मुझे माफ कर दी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन न जाने कौन से ऐसी ताकत है जो मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रही है। वो मेरी जहनी हालत देखकर हैरान थे। अगले दिन वलीमा की तकरीब थी, लेकिन मैं इस कदर खामोश थी कि मुझे किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दी रही थी। फिर उम्मी मुझे अपने साथ ले गई। उम्मी बहुत ज्यादा खबर आ रही थी। घर ले जाते ही मुझे कहने लगी, तुमने कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कि सच सच बताओ, तुम शादी से क्यों इनकार कर रही थी। उम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगी और मुझे अपने मेहंदी से भरे हुए हाथ जहर लग रहे थे। मैं उम्मी से कहने लगी, मुझे ये मेहंदी उतारनी है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। कहने लगी, एक दिन की दिले न हो और मेहंदी उतारने की बात करती हो। खबरदार, जो दोबारा ऐसी बात कही तो अगर किसी ने सुन लिया तो वो 100 बातें बनाएगा। कल तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने आएंगे, इसलिए अपने जज्बात और जबान को कंट्रोल में करके रखो। वो बाकायदे सरजनिश कर रही थी। फिर इस रात में सो रही थी जब मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी मेहंदी की खुशबू को सूंघ रहा, कोई मेरे नजदीक बैठा था। उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों में किसी कांति की तरह चुभ रही थी। पूरा घर अंधेरे और तारीकी में डूबा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं। मैं घबरा कर उठ बैठी। मैंने एक साहिल को अपने पास खड़े देखा। वो बार बार मेरे हाथों को छू रहा था। मैं अपने हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी। इसे कहना चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो बुरी तरह से मुझ पर हावी हो चुका था। पूरी रात वो मेरे सामने बैठा रहा और मैं अपनी सुर्ख आंखों से जागती रही। सुबह मेरी छोटी बहन ने जबरदस्ती मुझे तैयार किया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे लेने आए थे। मैं उनके सामने में वहन बनाकर बैठी रही और उन्हें सलाम तक नहीं किया। मेरा शौहर भी सामने बैठा था, बस वो बार बार मुझे देख रहे थे। लेकिन मैं सोच रही थी कि उम्मी से कहती हूँ कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। वो लोग मुझे अपने साथ लेकर घर चले आए, लेकिन मेरी सास गुस्से का इजहार कर रही थी। कहने लगी, अरे जब बेटी शादी के लिए राजी नहीं थी तो क्या जरूरत थी माँ बाप को इसकी शादी करने की। देखो कैसे मुंह बनाकर हमारे सामने बैठी थी। सब खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे, जबकि मैं अपने कमरे में थी। मुझे न जाने क्यों इतना गुस्सा आया कि मैंने कमरे में रखा कांच का गिलास तोड़ दिया। यह आवाज सुनकर मेरा शौहर भागकर कमरे में आया। मैं रोते हुए इससे कहने लगी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो मशकूक नजरों से मुझे देख रहा था, जबकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे इस घर में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। दूसरे दिन में नोच नोच कर मेहंदी उतारने की कोशिश कर रही थी। बार बार हाथों को साबिन से धोने लगी। मेरी शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन सास बार बार मुझे कहती कि ये किसी और को पसंद करती थी। इसके
जबरदस्ती शादी हुई है। मैं जब भी शौहर से बात करने की कोशिश करती, इसके और मेरे दरमियान वो हाइल हो जाता, वो अजनबी चेहरा जो बहुत खौफनाक था। जब भी मैं अपने शौहर की तरफ देखती मेरे दिल में इसके लिए नरमी के जज्बात पैदा होते, वो कहीं ना कहीं आ जाता। अब जब मैं मुकम्मल तौर पर उसके सिहर में आ चुकी थी, उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर शादी को 4 दिन हुए तो मेरी सास कहने लगी, अब बहू का मीठे में हाथ दिलवाते हैं। वो मुझे किचन में ले गई। मैं मेहंदी भरे हाथों से खीर बनाने लगी। जैसे ही खीर बनकर तैयार हुई, मैंने अपनी सास को बता दिया कि मैंने खीर पका दिया। ये सुनकर वो खुश हुई कि मैंने इतनी जल्दी खीर बनाकर तैयार कर दी। अब मैं अपने कमरे में चली आई। मेरा इरादा था कि मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊं, कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। तब ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बुझने लगा। मैं हुरून थी क्योंकि मैंने दरवाजे की घंटी भी नहीं लगाई थी। बाहर से मेरी सास जोर जोर से आवाजें लगा रही थी, दरवाज़ा खोलो बहू, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। खबरहत में उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकली तो मेरी सास गुस्से से कहने लगी, पूरा खीर का पतीला खाली पड़ा है, तुमने सारी खीर कहाँ कर दी? ये सुनकर तो मेरे हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए। मैं हैरत से कहने लगी, उम्मी खीर तो सारी पतीले में ही थी, मैंने तो चखी भी नहीं। मेरी नंद और सास सब हैरान थी कि आखिर इतनी सारी खीर मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ, जबकि मैं बार बार उन्हें यही कह रही थी कि मैं ने खीर चखी भी नहीं है। पूरा खीर का पतीला खाली हो गया था। सब लोगों के आंखों में शक था। मैं ना चाहते भी मुजरिम बन गई। आखिर मैंने क्या किया था? शाम को मेरा शौहर भी ऑफिस से आ गया, इसे तो मैंने खुशी का एक लम्हा भी नहीं दिया। सारी बात सुनकर वो कहने लगा, उम्मी क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? वो बहला इतनी देर सारी खीर कैसे खा सकती है? हो सकता है किसी से गलती से खीर का पतीला गिर गया और खीर ज़ाय हो गई हो। इसने बात खत्म कर दी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये सब किसने किया है। वही जो मेहंदी वाली रात मेरे पीछे पड़ गया था, जो सिर्फ मुझे दिखाई देता है और किसी को भी नहीं, जो हर रात मेरे पास आता, जो मुझे मेरे शौहर से दूर करना चाहता है। कई सवाल मेरे सामने खड़े थे और मैं किसी से ये सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन मेरी खुद की माँ भी ये बात समझने को तैयार नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अब मैं अपने दिल की बात किसको बताऊं? बार बार मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी। मेरे आंखों में आंसू थे। फिर मैंने ये बात अपने शौहर को बताने का फैसला किया। मैं आज ही राज खोलने वाली थी कि शादी की रात इस कमरे में कौन आया था और किसने ये सब किया था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही रात को मेरा शौहर कमरे में आया, मैं इसका इंतजार कर रही थी। वो मेरे सामने बैठा और बड़े प्यार से मेरे चेहरे को छू कर कहने लगा, क्यों परेशान हो? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो मेरे नजदीक आ गया, मुझे तसल्ली दे रहा था। मैं उसके कुंधे पर सर रखकर आंसू बहा रही थी। तभी इसने मेरे हाथ थामे और कहने लगा, ये तुम्हारे हाथों से मेहंदी क्यों उतर गई? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे मेहंदी वाले हाथों से मुझे तुमसे इश्क हो गया था। फिर ये हाथ खाली क्यों हैं? अब इसकी आंखों में गुस्से की छलक थी। मैं हैरत से इसकी शक्ल देखने लगी। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो याद रखना, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। वक्ती तौर पर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से नहीं। इसकी बेअंक आवाज मेरे कानों में खोजी। तभी मैं अपने शौहर की ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैं हैरत से इसकी शक्ल देखती जा रही थी, लेकिन मेरे पिरो तरी से जमीन निकल गई जब इसकी शक्ल खुद ब खुद तब्दील हो गई। मैं एकदम से चीखी थी। वो मेरा शौहर नहीं था, बल्कि शौहर के रूप में यह तो वही था जो इस रात मेरे पीछे पड़ गया था। मैं दीवार से लगकर बुरी तरह सहम कर उसे देख रही थी, जो एकदम से ही गायब हो गया, क्योंकि दरवाजे से आने वाला मेरा शौहर था, जो मुझे बिखरे बालों और डटी से बेनियाज हलिये के साथ देखकर हैरान था। कहने लगा, ये क्या हुआ तुम्हें? देखो तुम्हारे साथ कोई मसला है तो मुझे बताओ। जबकि मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही। वो जब भी चाहे मेरे सामने आ सकता है, ये सोचकर मैं बुरी तरह बदहवास हो गई। दोनों हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मेरा शौहर मेरी खफ्त समझने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें कोई मसला है, तुम्हारे साथ है, दिमाग की कोई बीमारी है तो मुझे बताओ। मैं रोते हुए कहने लगी, यह दिमागी बीमारी नहीं है बिल्का, उसके पीछे दूसरा राज है। अब मैंने उसे ये बात बताने का फैसला किया, लेकिन मैं जानती थी कि इसकी निगाहें मुझे ही देख रही हैं। वो यही कहीं कमरे में छुपा बैठा है। मैं रोते हुए अपने शौहर से कहने लगी, मेरे साथ ऐसी भी मसला है,
ये सुनकर उसके होश उड़ गए। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो, आजकल के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं कहने लगी, नहीं, यही हकीकत है। सच में ही मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया था, वो भी शादी से सिर्फ एक दिन पहले। एक अजनबी इंसान का रूप धार लिया था। एक शख्स ने, वो मेरे सामने आता है लेकिन वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। मैं अपने शौहर की आंखों में आंखें डालकर सच बता रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर खौफ की कैफियत थी, जबकि मैं बुरी तरह से सहमी थी। मैं रोते हुए कहने लगी, अब मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ दे, क्योंकि मुझ जैसी लड़की जिसके ऊपर असरात हों वो इस घर में रहने के काबिल नहीं। मैं आपको शादी वाली कोई खुशी नहीं दे सकती। इसने अचानक मेरे हाथ थाम लिया और कहने लगा, हरगिज नहीं, अगर तुम्हारे साथ ये मसला है भी तो अभी मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि वो तुम्हें कब, किस वक्त और कैसा दिखाई देता है? मैं सर जगाकर कहने लगी, वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है, और वो खीर जो मैंने तैयार की थी वो भी शायद इसी ने ही सारी खा ली थी। बाद में मुझे ही बातें सुनी पड़ गई थी, और शादी की रात ही वो मेरे पास आया था। जब मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जब से ही मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं, वरना इससे पहले तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी अब से हो रही है। मैं दिल से इस शादी पर राजी थी, लेकिन अचानक शादी से एक दिन पहले मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। वो भी ये सुनकर हैरान रह गई और परेशान भी हुई कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इसे ये खौफ था कि मैं कहीं शादी वाली रात कोई हंगामा ना कर दूं, और वही हुआ जिसका डर था। लेकिन आपने मेरी इज्जत रख ली, मुझे यकीन है आगे भी आप मेरी ऐसे ही हिफाजत करेंगे। मेरा शौहर तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ऐसे ही इसके शर से बचाऊंगा। मुझे लगता है वो एक शरे जिनज़ादा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, और ऐसे जिन्नात से निमटना बड़े आमिल और मौलवियों को अच्छी तरह आता है। तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही तुम्हें किसी मौलवी के पास लेकर चलता हूँ। अब तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने मुझे इतने अच्छे अंदाज में तसल्ली दी, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आधी परेशानी ख़त्म हो गई। लेकिन जब मैं रात को सोई तो मुझे अपने हाथों पर दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे बद से खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैं नीचे गिरने वाली थी, तभी किसी ने जोर से कंबल खींचकर मुझे नींद से जगाया। मैं सर्दी से थर थर कांप रही थी। दहशत सदा हो कर मैंने पूरे कमरे के सामने निगाह तड़ाई। वो सामने ही खड़ा था, काले रंग का वजूद लिए अपनी सफ़ेद आंखों से मुझे खोरता हुआ। मैं अपने शौहर को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अलग से आवाज़ ही नहीं निकली। तभी वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, अगर तुम कल मौलवी के पास गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के खिलाफ कर दूंगा। अब फिर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और फिर तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। अब मैं बुरी तरह से सहम गई। फिर उसने एकदम से ही मेरे दोनों हाथ जकड़ लिए। ऐसे लग रहा था जैसे किसी अंगारे ने मेरे हाथों को छू लिया। वो मुझसे कहने लगा, उन हाथों पर कल तक मेहंदी होनी चाहिए, मैं मेहंदी से खाली हाथ न देखूं। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि मैं रात को बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा शौहर बेखबर सो रहा था। मैं भी नहीं चाहती थी कि वो नींद से बेदार हो, मुझसे सवाल जवाब करे, लेकिन सुबह उसकी आफियत से छुट्टी थी, इसलिए वो मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें मौलवी साहब के पास लेकर चलता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन मुझे इस जिन्जत की रात वाली धमकी अच्छी तरह से याद थी। वो कुछ भी कर सकता है, बहुत ताकतवर है। मैंने मौलवी के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं बहुत ज्यादा डरी थी, बल्कि अपनी नंद को कहने लगी कि मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो। वो भी हैरत से अपने भाई को देख रही थी। फिर मुझे समझाते हुए कहने लगी, भाभी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेहंदी लगाना ठीक नहीं। लेकिन मैंने जिद करना शुरू कर दी कि पहले मेरे हाथों पर मेहंदी लगाओ, इसके बाद ही मौलवी के पास जाऊंगी। मुझे यूं जिद करता देखकर इसका भाई कहने लगा, ज़ारा तुम अपनी भाभी को मेहंदी लगाओ, इसका दिल चाह रहा होगा। यूं मेरे हाथों पर वो मेहंदी लगाने लगी। लेकिन जब मैंने इसे कहा कि मुझे बिल्कुल ग्लेना की तरह मेहंदी लगवानी है, ये सुनकर तो वो भी हैरान रह गई, बल्कि वो मुझसे डरने भी लगी। शायद मेरे सारे ससुराल वालों को खबर हो गई थी कि मैं आजकल ठीक नहीं हूँ, शायद मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। फिर मुझे अपने शौहर पर भी गुस्सा आया, कहीं इसी ने तो सबको नहीं बता दिया कि ये मेरे साथ मसला है। फिर मेहंदी सिविक गई थी, मेहंदी का कलर भी बहुत खूबसूरत आया था। मेहंदी से सज है हाथ बहुत हुसैन लग रहे थे। मैं बार बार अपने हाथ को देखे जा रही थी। फिर अलमारी से एक खूबसूरत जड़ा निकाल कर मैं तैयार हो गए। मैंने लंबे
लंबे बाल पुश्त पर बखेरे। तभी मेरा शौहर अंदर आया। वो मुझे देखकर मुस्कुराता रहा, लेकिन मैं गुस्से से इसे देखने लगी। अपने सब को बता दिया कि मैं एक आसिफजदा लड़की हूँ, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो अब मुझे मेरे घर छोड़ाएं। ये सुनकर वो हरार हुआ और कहने लगा, नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो कमरे की बातें सबको बताऊं, बल्कि इन सब को तुम पर शक है। लेकिन तुमने मौलवी के पास जाने से इनकार किया, मुझे बहुत दुख हुआ। देखो, आज ही मेरी छुट्टी का दिन है, कल मैं ऑफिस जाऊंगा, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा हिसाब करवाऊं। वो मुझे राजी करने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में वो मुझे समझाता रहा कि